अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से। फिर खान साहब की तस्वीर जो है मीडिया पर नशर की गई है तो उस हवाले से भी बात करेंगे और पीटीआई का मुनफरिद एहतजाज काम कर गया है और क्या एहतजाज था उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब नई हिकमत अमली पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से अपनाई है और अडयाला जेल में क्या कुछ हुआ खान साहब ने उसकी भी तमाम तफसीलात बताई हैं, क्योंकि अलकादर केस का फैसला मौखर किया गया और जज साहब की तरफ से भी एक हुक्मनामा आया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर खान साहब ने ख़त लिखने का फैसला भी किया है और साथ ही साथ जो आखिरी खबर है हमारे पास वो है एजाज चौधरी साहब के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे और सुप्रीटेंडेंट जेलर साहब ने कह लें कि सेनेट और चेयरमैन जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ओहदा है उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो उसकी तमाम तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खान साहब की जो तस्वीर ही कल सोशल कह लें कि मीडिया पर नशर की गई। अब हुआ क्या कि बेसिकली पीटीआई के लोगों ने अब एहतजाज का एक नया तरीका अपनाया और वो पीटीआई के लिए बड़ा मौसर भी साबित हुआ है। अब वो कल खान साहब की तस्वीर लेकर जो है असम्बली के अंदर गए हुए थे और वहाँ पर मीडिया वालों को कह लें कि उनकी मजबूरी बन गई उस तस्वीर को नशर करना। हत्ता कि वो खान साहब की पुरानी तस्वीर है लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और उस पर बात की जा रही है। और फिर कुछ उन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़ रखे थे जब वो असम्बली के अंदर एंटर हो रहे थे या जब बाहर निकल रहे थे, तो जो भी उनको आप कह लेंगे सोशल मीडिया के लोग नज़र आ रहे थे या मीडिया के कैमरे नज़र आ रहे थे, उनके सामने वो करते हुए गुजर रहे थे। तो एक तरह से ये एहतजाज जो पीटीआई का वो बड़ा काम कर गया और उनके लिए कह लें कि बड़ा मौसर साबित हुआ है। अब प्ले कार्ड्स पर उन्होंने मुख्तलिफ लिख रखा था कि गोली क्यों चलाई गई या खान साहब की रिहाई के हवाले से या 26 नवंबर पर या 9 मई पर कमीशन तश्कील दिया जाए। तो ये जो पीटीआई का एहतजाज था बहुत ज़्यादा कह लें कि सोशल मीडिया पर भी वो बात की जा रही है उस पर या मीडिया पर भी वो दिखाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी पीटीआई के लिए और ये एहतजाज सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर ही नहीं, पंजाब असम्बली के अंदर भी उन्होंने किया। और एक तो वो कह लें कि आप ऊहू वाला एहतजाज था जो पहले भी वो कर रहे थे, अब उस पर भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि इस तरह का नहीं करना चाहिए एहतजाज, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी मजाक बनाया जा रहा है या जो भी आपका एहतजाज होता है उसके अंदर वो सीरियसनेस नहीं रह जाती। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, आपने भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि क्या वो ऊहू वाला एहतजाज भी पीटीआई वालों को करना चाहिए या नहीं। और बाकी जो उनका एहतजाज था, खैर इस हवाले से मैंने आपको बताया कि ये पीटीआई के लिए बड़ा मौसर साबित हुआ है और खान साहब की पुरानी तस्वीर को भी लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो ये पीटीआई के लिए एक अच्छी चीज़ थी। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं अलकादर केस के हवाले से। अब खान साहब ने भी इसकी तफसीलात सामने रखी हैं, लेकिन जज साहब का जो हुक्मनामा आया सबसे पहले तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जज साहब ने क्या कहा। जज साहब ने कहा जी कि मैं वहाँ पर 8 बजे जेल में पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद जी खान साहब को बुलाया गया लेकिन खान साहब नहीं आए। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मैं उनका इंतज़ार करता रहा। जब वो नहीं आए तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में वो फ़ैसला नहीं सुनाया गया, तो इसलिए उस फैसले को मौखर कर दिया गया। अब ये वजह तो बताएगी जज साहब की जानिब से। अब दूसरी तरफ जो पीटीआई वजह बता रही है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, बल्कि खान साहब ने तो उसको बड़ी तफसील में बताया। खान साहब ने क्या कहा जी, उन्होंने कहा अलकादर ट्रस्ट केस में जज सरीन गलत बयानी से काम ले रहा है। अलकादर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी उस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से कबल ही तकरीबन 9 बजे मुझे इत्तला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरे कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, और बिल्कुल ये खैर उनका कानूनी हक भी है जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबू अल असनात और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फ़ैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह इस केस का फ़ैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाज़ बनाकर फ़ैसले को मौखर कर दिया गया और ये इंतहाई मुज़ायक़ा खेज़ है और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बेसिकली खान साहब इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि हमेशा पहले क्या होता है कि 11:30 से 12 बजे का ये वक्त होता है और तभी जज साहब आते हैं। खान साहब के वकला को भी 11 बजे का ही वक्त दिया गया था और ये पहली दफ़ा हुआ कि जज साहब 8 बजे आ गए। और फिर जब खान साहब को बुलाया गया तो खान साहब ने कहा कि अब तक तो मेरे वकला भी नहीं आए हैं, फैमिली वहाँ पर आई नहीं है, तो मैं किस तरह से आ जाऊँ। खान साहब ने इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं पेश नहीं हो सकता। अब खान साहब ने तो बिल्कुल वैलिड रीज़न दिया था, क्योंकि जब तक उनके वकला नहीं आते हैं, फैमिली नहीं आती है, तो वो कैसे मिल सकते थे। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी बताया कि मैं तकरीबन को 10:20 पर जब जेल के अंदर दाखिल ही हो रहा था तो साफ़ी हज़रात वापस आ रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़ैसला मौखर कर दिया गया। अब ये सारी इस फैसले की कहानी है कि इसको मौखर क्यों किया गया और खान साहब ने उसकी सारी तफसीलात भी बता दी कि उस दिन क्या कुछ हुआ।
अब देखना ये है कि जो अलकादर केस बनाया गया खान साहब पर 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, तो मैं ये बैठा सोच रहा था कि ये 190 मिलियन पाउंड जो खान साहब पर केस बनाया गया, इतनी बड़ी रकम है। आखिर जब ये खान साहब के पास आई होगी तो उन्होंने कोई ना कोई बिज़नेस किया होगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी, कोई मुल्क के बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी या कोई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी। आखिर इतना ज़्यादा पैसा जो उनके पास आया तो कहीं ना कहीं तो ये इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। हत्ता कि आपने ये देखा हो कि जब से ये सिलसिला चल रहा है पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद किए गए। अक्सर औकात हम न्यूज़ में सुनते हैं कि उसका ये कारोबार था, उसको बंद कर दिया गया, उसका ये कारोबार था, उसको बंद कर दिया गया। कोई आपने ऐसी खबर सुनी हो मीडिया पर कि खान साहब का वो कारोबार बंद कर दिया गया हो, या बताया गया हो कि खान साहब का ये बिज़नेस था, या ये खान साहब ने कोई फैक्ट्रियाँ बना रखी थी और उनको बंद कर दिया गया? ऐसा बिल्कुल हमने नहीं सुना। तो यार ये कैसा करप्शन का केस था कि जिसमें वो पैसा आज भी आप कह लें कि वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है, जिस पर तकरीबन 30 अरब का हुकूमत पाकिस्तान को मुनाफा भी हो चुका है। और उसके बावजूद आप कह लें फिर अलकादर का जो मामला है उसमें तो खान साहब को कोई कह लें कि फ़ायदा हो भी नहीं सकता, कोई पैसा उनको डायरेक्ट नहीं आना। और अगर खान साहब ने इसकी तफसीलात भी बताई हैं कि अगर ये बंद भी कर दिया जाता है तो वो सारा पैसा जो डोनर्स हैं उनको वो जाएगा, ना कि वो खान साहब को आएगा या उनकी फैमिली को आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो करप्शन का पैसा आप उन पे इल्ज़ाम लगाया गया या जो सारी चीज़ की गई है, फिर मलिक रियाज़ को भी इस केस में लाया जाए ना, क्योंकि फ़ायदा तो मलिक रियाज़ साहब को पहुंचा है, जबकि उनको बिल्कुल इससे अलग रखा गया है और सिर्फ ये केस खान साहब पर बनाया गया है। तो ये मुकम्मल एक सियासी केस है, इसमें आप कह लें कि ना ही वैसी कोई करप्शन है। और जिस तरह मैंने बताया, अगर खान साहब ने इतनी बड़ी करप्शन की होती तो वो कहीं ना कहीं पैसा हमें भी नज़र आता, कहीं इन्वेस्ट किया जाता या कुछ भी होता। और जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी चीज़ ये है, गौर करने की बात है कि इतने लोगों के कारोबार बंद हुए और वो मीडिया पर बताया गया, तो खान साहब का भी कारोबार बंद होता बताया जाता तो खान साहब का वो सिर्फ एक ही आप कह लें कि बनी गाला वाला घर है और वो 300 कनाल पर ठीक है उसकी एक अलग बात है, उस पर भी पहले बहुत बहसो मुबासा हो चुका है। तो इसके अलावा और खान साहब पर आज तक वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। तो ये कुछ सूरत हाल है और जो दोनों साइड का मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि सूरत हाल क्या हुई। फिर खान साहब ने एक ये भी बताया कि ये अलकादर का जो मामला है बेसिकली ये शुरू कब हुआ। खान साहब ने कहा जी कि अलकादर ट्रस्ट केस का आगाज़ तब हुआ जब हसन नवाज़ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज़ की फैमिली को बेची और एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज़ किया। एनसीए ने सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फ़रोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने अपने बेटे का जवाब दें कि 9 अरब रुपए इजाफी किस तरह उनके बेटे ने मलिक रियाज़ से हासिल किए। खान साहब ने कल ये बात की और ये उनका बड़ा वैलिड सवाल था कि जब वो 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में बेची गई और इस पर जो आप कह लें कि आगाज़ किया गया एनसीए की जानिब से, तो खान साहब ने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब पहले तो इसकी तफसीलात बताए ना, तो उसके बाद फिर अगली बात होगी। फिर उन्होंने कहा जी कि रकम बराह रास्त एनसीए ने मलिक रियाज़ फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फ़र्ज़ था कि सिर्फ मख्फी रखने के लिए इस माहदे को बरकरार रखना था और हमने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए मंजूरी दी। इसकी तफसीलात भी खान साहब ने बता दी कि इसलिए इसकी मंजूरी हमने दी थी और ये वजह थी। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं वाज़ा कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे जो भी ये हरबे इस्तेमाल कर लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अरबों रुपए की करप्शन की है और केसेस माफ़ करवाए हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो ये कल खान साहब की कुछ गुफ्तगू थी। फिर उन्होंने काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी कल उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाले काजी फायज़ ईसा आज तहरीक के कब्रस्तान में दफन हो चुका है। और मज़ीद खान साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान माशी बुरान में दब चुका है और जब तक अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत ना लाई गई इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। और ये कल की खान साहब की कुछ गुफ्तगू थी, बल्कि उन्होंने एक ख़त के हवाले से भी कहा है, अपनी पार्टी को उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं जी कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून की खिलाफ वर्जी और इंसानी हकूक़ की पामाली पर एक्शन लें। और इसका खान साहब ने फैसला किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी खान साहब ने कहा, या जो ओवरसीज़ आप कह लें कि पार्टी के अहदेदारान वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी खान साहब ने ये डायरेक्शन दिया और उन्होंने खान साहब ने यह फैसला किया कि जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको ख़त लिखा जाएगा, जो भी पीटीआई के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो हमारी सुनवाई हो नहीं रही है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनको ख़त लिखा जाएगा और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस पर कोई आवाज़ उठा सकें और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसको रोका जा सके। अच्छा जी, कल मूसा गिलानी साहब मीडिया पर बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मानते हैं इमरान खान बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, मगर मलिक रियाज़ की जेब में तो गया है। तो मलिक रियाज़ साहब से पूछे ना, अगर उनकी जेब में गया, मलिक रियाज़ साहब को तो इस केस में लिया ही नहीं गया। और मानते हैं कि अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन बिक नहीं सकती। अच्छा जी, ये भी हमने मान लिया। उन्होंने कहा जी कि ज़मीन भी नहीं बिक सकती है और फ़ायदा भी इमरान खान को नहीं होगा, मगर
फेम तो मिलेगा। अब ये देखें जी कि वो कह रहे हैं जी कि खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ज़मीन भी नहीं बिक सकती, लेकिन खान साहब को फेम मिलेगा, तो इसलिए हमने खान साहब पर ये केस बनाया है। तो आप भी कोई अच्छा काम कर लें ताकि आपको भी फेम मिल जाए। अगर खान साहब ने देखे ना कि अलकादर जो यूनिवर्सिटी खान साहब ने बनाई है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है, और एक कह लें कि ऐसे इलाके में जाके यूनिवर्सिटी बनाना, उन लोगों को फ़ायदा देना, तो ये इस पर ज़ाहिर बात है खान साहब को फेम तो मिलेगा, फिर बात तो की जाएगी। और अगर आप डर रहे हैं फेम से या बहाना बना रहे हैं कि फेम की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर आप उससे खुद अंदाज़ा कर लें कि ये खड़े काम पर है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये केस इन्होंने बनाया क्यों है। ये इनकी गुफ्तगू से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है। तो ये सारा मामला है अलकादर के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखा है। और फिर जो खान साहब के हवाले से ये एक बात की जा रही है कि खान साहब आए नहीं हैं और इसलिए फैसला नहीं सुनाया गया। उस्मा बुखारी साहब ने कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की सुबह जो आँख ही नहीं खुलती, सेल से अदालत आएँ तो सेल से अदालत ना आए तो हमारा क्या कसूर है। मतलब ये देखें कि उसको एक पूरा सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि खान साहब ने बड़ी तफसील में बताया कि जब वक्त ही 11 बजे का दिया गया था, जज साहब पहले कैसे आ गए, और जज साहब का पहले आ जाना, खान साहब के वकला को सबको 11 बजे का वक्त दिया गया और पहले आ जाना, और 11 बजे से पहले ही ये फैसला कर लेना, अच्छा जी खान साहब नहीं आए तो इसलिए ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा, तो इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो खान साहब पर डाल देना। तो इससे आप देखें कि ये सारा सियासी केस है और इसको सारा आप कह लें कि सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, वरना इस फैसले को मौखर करने की कोई और वजह नहीं थी। बहरहाल अब जो नई तारीख दी गई है उस पर क्या फ़ैसला आता है और क्या कुछ होता है, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब थोड़ी सी हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं इजाज़ चौधरी साहब के हवाले से। अब उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया कल, और कल जब सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वहाँ से आप कह लें कि इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचती है। अच्छा जी, इस्लामाबाद पुलिस जब लाहौर पहुँचती है तो लाहौर पहुँचने के बाद क्या है कि अडयाला जेल में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता, और जो सुप्रीडेंट थे कोट लखपत जेल के, उन्होंने चेयरमैन सेनेट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अब ये देखेंगे पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा होता है, सेनेट के जो चेयरमैन साहब हैं और उनका हुक्म मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, और इजाज़ चौधरी साहब कल भी जो है वो शिरकत नहीं कर सके। फिर उसके बाद एक इजाज़ चौधरी साहब का कह लें कि ख़त भी मंजर आम पर आया, और उसमें उन्होंने बताया जी कि तीसरी दफ़ा ये मेरे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे लेकिन इन पर अमल नहीं हो सका, और उन्होंने बताया कि किस तरह जब पुलिस आती है तो फिर पंजाब पुलिस यहाँ पर पंजाब हुकूमत की मुदाखलत होती है। और उसके बाद उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया भी अदा किया जी कि आपका शुक्रिया, आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए कम से कम। और फिर उन्होंने बताया कि ये जमहूरियत के साथ कैसा भयानक मजाक किया जा रहा है, ये केस ये कैसा पार्लियामेंट है कि जिसमें चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ज़ाहिर बात है जब उनका हुक्म था तो उसको मानना तो चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि जमहूरियत में जब इतना बड़ा होता और उसका हुक्म मानने से एक सुप्रीडेंट जो है वो मना कर देता है तो ये एक सवालिया निशानी है पाकिस्तान की जमहूरियत पर भी, हमारे सिस्टम पर भी। खैर ऐसी चीज़ें पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं थी। और आखिर में इजाज़ चौधरी साहब ने लिखा जी कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त करते हैं, तो ये एक तरह से उन्होंने थोड़ा सा तंज़ किया है। तो ये कुछ सूरत हाल थी, अब कल भी वो इसमें शिरकत नहीं कर सके हैं। अतः कि लग रही है रहा था कि मुज़ाकरात के माहौल में PTI ने भी कहा था कि आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आप इजाज़ चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें और वो जो है सेनेट के इजलास में शिरकत कर सकें। और लग ये रहा था कि हुकूमत इसके लिए कोशिश करेगी क्योंकि ये एक अच्छा आगाज़ होगा और इससे एक अच्छा जेस्चर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कल हो सका। तो ये कुछ आज की तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।